नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पे। साथियों, आज से हम लोग एमए इतिहास यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एमए इतिहास के प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे, जो कि सन 2010 से लेकर 2021 तक के सारे प्रश्न पत्रों को हम लोग एक एक क्लास में हल करते चलेंगे। तो आज हम आप लोगों के सामने 2010 के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। हम इन सारे प्रश्नों को देखेंगे और उसके सही उत्तर के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कौन सा है जो कि 2010 के एमए इतिहास के प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किनसे सिंधु घाटी के लोगों की सामाजिक और धार्मिक अवस्था की जानकारी मिलती है। तो इसका क्या होगा? इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक और धार्मिक अवस्था की जानकारी किससे मिलती है? घरेलू आवश्यकता की सामग्रियां एवं मिट्टी के बर्तन से। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य आहार था। इसमें से कौन सा पदार्थ सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य आहार था? तो क्या हो जाएगा? जौ, गेहूँ हो जाएगा। कहीं कहीं जौ को भी मान लिया गया है, तो जौ को कहीं कहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय के द्वारा गेहूँ को ही सही उत्तर के रूप में प्रयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संभवतः किस धातु से सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ नहीं थे। यानी कि किस धातु से सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ नहीं थे। तो ये प्रश्न गलत पूछा है। ये प्रश्न पूछने का इसका जो तरीका है ये थोड़ा गलत है। तो इसका प्रश्न सही प्रश्न ये होगा कि निम्नलिखित में संभवतः किस धातु से सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे। तो वो लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? लोहे से। लोहा की खोज कब हुई थी? वैदिक काल में। वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग संभवतः परिचित नहीं थे। यानी कि किस पशु से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। घोड़े से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। अब अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस वेद की रचना हुई। यानी कि सबसे पहले किस वेद की रचना हुई थी? तो ऋग्वेद की हुई थी, ये सभी को पता है। अगला क्या है, किस ग्रंथ में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र प्रस्तुत है। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है, ये आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रीड़ा वैदिक आर्यों में लोकप्रिय नहीं थी। यानी कि यहाँ पे कुछ खेलों का नाम दिया गया है और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा खेल है जो वैदिक आर्यों के समय में प्रचलित नहीं था। तो देखिए, रथ दौड़ था, आखेट एवं मुक्केबाजी था। कहीं कहीं लोग जुआ को मानते हैं, लेकिन पासा वगैरह खेला करते थे वैदिक आर्य। तो जुआ को यहाँ पर नहीं माना गया है। यहाँ पे नौका दौड़ सही आंसर होगा। क्या होगा? नौका दौड़। क्योंकि वैदिक आर्य जो लोग थे ये लोग तैराकी तो करते थे, लेकिन नौका दौड़ की जानकारी हमें कहीं कहीं प्राप्त नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पशु को वैदिक आर्यों ने नहीं पाला था। तो खच्चर को वैदिक आर्यों ने नहीं पाला था। अब अगला प्रश्न क्या है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो वैदिक काल में जो शासन व्यवस्था प्रचलित थी वो कौन सी थी? वो राजतंत्र थी। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्राचीन तमिल साहित्य का सबसे महान स्मारक माना जाता है। तोलकपियम को प्राचीन तमिल साहित्य का सबसे महान स्मारक माना जाता है। तोलकपियम के लेखक कौन है, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। यानी कि जो आजीविका संप्रदाय था या फिर आजीवक संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे। तो मखलीपुत्र गोशाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल। अब अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के जन्म की सबसे मान्य तिथि क्या है। तो यहाँ जो आंसर दिया हुआ है, यानी कि जो दिया हुआ है नीचे आंसर में, तो इसमें से सही आंसर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय के द्वारा उसका निकटतम को सही माना गया है। यानी कि 567 ईस्वी पूर्व को गौतम बुद्ध का जन्म तिथि माना गया है, लेकिन सही आंसर क्या होगा? 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध का पारिवारिक नाम क्या था, यानी कि गौतम बुद्ध के परिवार का क्या नाम था, तो उनका पारिवारिक नाम सिद्धार्थ था। अगला तथ्य, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो यहाँ पर दो नाम एक साथ दे दिया गया है, कपिलवस्तु भी दिया है, लुम्बिनी भी दिया है। तो जहाँ ऐसा दोनों दिया गया रहेगा वहाँ आपको क्या ट्रिक करना है, लुम्बिनी को ट्रिक करना है, क्योंकि कपिलवस्तु के अंतर्गत लुम्बिनी नामक ग्राम था जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से चारों में से किसी में कौन बौद्ध महासभा आयोजित नहीं की गई, यानी कि इन चारों स्थानों में से किस स्थान पर बौद्ध महासभा का आयोजन नहीं हुआ था, तो बोधगया में नहीं हुआ था। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में महायान संप्रदाय का औपचारिक जन्म हुआ, तो एक कनिष्क के समय में महायान और हीनयान इन दो संप्रदायों का जन्म हुआ जो कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो, निम्नलिखित में से कौन राजा बौद्ध धर्म के प्रथम महान प्रोत्साहक थे, यानी कि यहाँ पे कुछ राजाओं का नाम दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन राजा जो थे बौद्ध धर्म के प्रथम प्रोत्साहक थे जो कि महान थे, तो अशोक होंगे, लेकिन कहीं कहीं अजातशत्रु का भी नाम हमें मिलता है, लेकिन आपको अशोक ही मानना है। अब अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म के प्रारंभिक दिनों में चैत्यों के क्या उद्देश्य थे, यानी कि जो चैत्य और विहार बनते थे तो प्रारंभिक दिनों में इनके मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करते थे, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो धार्मिक सभाओं और प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे, धार्मिक सभा और प्रार्थना के लिए। अब अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो ऋषभ देव जो हैं ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, महावीर को सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो जृंभिका ग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी, जृंभिका ग्राम में। जृंभिका ग्राम कहाँ पर है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ महावीर की मृत्यु हुई, तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावा में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी में। अब अगला जो प्रश्न है, तीसरी सदी बीसी के आसपास पहली जैन महासभा कहाँ हुई थी, यानी कि तीसरी सदी बीसी के आसपास पहली जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, पाटलिपुत्र में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भागवत संप्रदाय के लोगों के प्रमुख देवता कौन थे, तो नारायण विष्णु जो थे भागवत संप्रदाय के लोगों के प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के इतिहास के लिए उपयुक्त स्रोत नहीं है, यानी कि मौर्य वंश के इतिहास के लिए उपयुक्त स्रोत कौन सा नहीं है, तो कहीं कहीं मुद्राएं माना जाता है, कहीं कहीं भगवान और शेष को भी माना जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर मुद्रा को ही मानकर चलना है। अब अगला जो प्रश्न है, बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक निम्नलिखित में से कहाँ के राज्यपाल थे, यानी कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी उस समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे, तो उज्जैन के थे। कहाँ के थे, उज्जैन के थे, और उज्जैन का क्या नाम था, अवंती। अगला प्रश्न क्या है, अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में कलिंग का युद्ध घटित हुआ, तो 8वें वर्ष में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था, 8वें वर्ष में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में चोल महत्ता का मूल संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, चोल महत्ता का जो मूल संस्थापक था वो परांतक प्रथम था। परांतक प्रथम को चोल महत्ता का मूल संस्थापक माना जाता है और चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है, तो यहाँ पर आपको परांतक प्रथम को मानना है। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने मुहम्मदी चोल की उपाधि ग्रहण की थी, तो ये राजराजा हो जाएंगे, राजराजा ने ही मुहम्मदी चोल की उपाधि ग्रहण की थी। अब अगला प्रश्न, चोल शासनकाल में सामान्य सभा का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी तालाब के किनारे चोल सभा का आयोजन किया जाता था। किसके किनारे, किसी तालाब के किनारे, और कहीं कहीं पेड़ों के छांव भी मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या मानना है, पेड़ों के छांव को ही मानकर चलना है। अगला क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चोल प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित था। यानी कि यहाँ पे कुछ धर्मों के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा धर्म चोल प्रदेश में बहुत अधिक प्रचलित था। तो वैष्णव धर्म जो था ये चोल प्रदेश में बहुत अधिक प्रचलित था। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस यात्री के वृत्तांत से दिल्ली सल्तनत के इतिहास की जानकारी में सहायता नहीं मिलती है। तो हमें क्या आंसर करना होगा, मार्को पोलो। मार्को पोलो से हमें पांड्य देश की जानकारी प्राप्त होती है और इन तीनों यात्रियों के माध्यम से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न क्या है, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और किस सन में किया था ये आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब अगला जो प्रश्न है, लोदी वंश के शासक निम्नलिखित में से क्या थे। तो लोदी वंश के जो शासक थे वो विशुद्ध अफगान थे। क्या थे, विशुद्ध अफगान थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न, तुगलकाबाद के किलेबंदी युक्त नगर की स्थापना किसने की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में किलेबंद युक्त नगर की स्थापना की थी। अब अगला जो प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में कौन सा सुधार नहीं किया। तो उसने सैनिकों को स्वस्थ रखने के लिए लंबी आखेट यात्राओं में भेजने की प्रथा शुरू की। ये जो है ये इसका सही आंसर होगा। अब अगला जो प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग अपनी सामान्य मुद्रा के लिए किया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सामान्य मुद्रा के लिए किस धातु का प्रयोग किए थे। तो कांसा का किए थे। अब अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में शासन का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या था। तो तानाशाही था। क्या था, तानाशाही था। अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व का वास्तविक स्रोत क्या था। तो खलीफा का समर्थन जो था ये दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व का वास्तविक स्रोत था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तान के स्वेच्छाचारिता पर अंकुश नहीं लगाता था। तो सेना के जो सिपाही थे वो दिल्ली सुल्तान के स्वेच्छाचारिता पर अंकुश नहीं लगाते थे। बाकी जो वजीर थे, कुलीन थे या फिर उलेमा वर्ग थे ये लोग उस पर स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया करते थे। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में अधिकांश कुलीन कहाँ के निवासी थे। तो अधिकांश कुलीन जो थे वो दिल्ली सल्तनत में कहाँ के निवासी थे। तो तुर्की के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तुर्की के निवासी थे। अब अगला जो प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में वरीद कौन थे। तो वरीद खबरी या गुप्तचर को वरीद कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सेना का प्रमुख अंग नहीं था। यानी कि सल्तनत काल में सेना का प्रमुख अंग क्या नहीं था, तोपखाना था। तोपखाना किसके समय में भारत में प्रचलित हुआ ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब अगला जो प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान के अधीन सबसे बड़ी सेना थी। तो इसका क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सबसे बड़ी सेना थी दिल्ली सल्तनत में। अब अगला प्रश्न क्या है, उड़ीसा के किस शासक वंश के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो चोड़गंग वंश के समय पुरी का जगन्नाथ मंदिर और उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था जो कि कोणार्क में स्थित है। अब अगला प्रश्न क्या है, मुगल साम्राज्य में खान देश को किसने सम्मिलित किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अकबर होगा। अकबर ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अगला, गुजरात को किसने दिल्ली सल्तनत में अंगीभूत किया। तो इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही गुजरात को दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मिलाया। अब इसके बाद, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर विजयनगर स्थित था। तो तुंगभद्रा के तट पे विजयनगर स्थित था और आज भी विजयनगर साम्राज्य का खंडहर आपको तुंगभद्रा नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस वंश के थे। तो ये तुलु वंश के थे। किस वंश के थे, तुलु वंश के थे। अगला प्रश्न क्या है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत का भ्रमण करने वाले विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन थे। यानी कि देवराय द्वितीय के समय भारत में कौन सा विदेशी यात्री भ्रमण करने आया था। तो इसका सही उत्तर अब्दुल रज्जाक होगा। क्या होगा, अब्दुल रज्जाक। अब
अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल के इतिहास के रचयिता नहीं थे? तो जो इस्लामी थे ये सल्तनत काल के इतिहास के रचयिता नहीं थे। अगला प्रश्न है, किस सम्राट के शासनकाल में वकील का पद अधिक महत्वपूर्ण हुआ? तो इसका सही उत्तर अकबर होगा। किसके समय में हुआ? अकबर के समय में। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य को सर्वप्रथम प्रांतों में विभाजित किसने किया? तो इसका भी सही उत्तर अकबर ही होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रांत के सैनिक एवं असैनिक दोनों शासनों का अध्यक्ष था? यानी कि सैनिक और असैनिक इन दोनों ही शासनों का अध्यक्ष कौन था? तो दीवान था। कौन था? दीवान था। अब अगला प्रश्न क्या है, मुगल शासन व्यवस्था में सरकारों के प्रभारी निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी होते थे? तो जो फौजदार थे ये क्या थे? सरकारों के प्रभारी होते थे। अब अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी नगर का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके सम्मान में किया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसने क्या किया था? फतेहपुर सिकरी नगर का शिलान्यास किया था। किसने? अकबर ने किया था। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय सबसे प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ? तो इसका सही उत्तर शाहजहां होगा। क्या होगा? शाहजहां होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के दरबार में सर थॉमस रे ब्रिटिश राजदूत के रूप में भेजे गए? यानी कि जो सर थॉमस रे थे वो किसके दरबार में आए थे ब्रिटिश राजदूत के रूप में? तो जहांगीर के समय में आए थे। कहाँ कब आए थे? जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अवध के नवाब मुगल साम्राज्य में वजीर भी नियुक्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर सफदरजंग होगा। सफदरजंग जो थे ये अवध के नवाब थे और मुगल साम्राज्य में वजीर के पद पर भी नियुक्त किए गए थे। अब अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्नवालिस होगा। क्या होगा? कर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। अब अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा नियामक अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर 1773 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से लेखक सम्राट अकबर के आलोचक थे? तो जो बदायूनी थे ये सम्राट अकबर के आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय सर्वप्रथम भारत आए? तो जो पुर्तगाली थे ये सबसे पहले भारत आए, और कब भारत आए आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने सन 1498 में भारत के पहले समुद्री रास्ते की खोज की। वे भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे थे? यानी कि वास्को डी गामा जो थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो कालीकट पहुँचे थे। कालीकट कहाँ पर स्थित है आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बंगाल होगा। बंगाल में कहाँ किया था आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, दादाजी कोंडदेव कौन थे? तो ये शिवाजी के संरक्षक गुरु थे। कौन थे? दादाजी जो कोंडदेव थे ये शिवाजी के संरक्षक गुरु थे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे शिवाजी अपना गुरु मानते थे? तो शिवाजी जो अपना गुरु मानते थे वो दादाजी कोंडदेव को मानते थे, और जो समर्थ रामदास थे ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन से थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया था? तो शिवाजी ने सबसे पहले अपना सैन्य जो अभियान था वो बीजापुर के किले के स्वामी एवं स्थानीय पदाधिकारियों के विरुद्ध किया था। अब अगला प्रश्न है, मराठों ने पानीपत का तीसरा युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? तो अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों ने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। निम्नलिखित में से किसका पुकारू नाम नाना साहब था? यानी कि नाना साहब किसका पुकारू नाम था? तो बालाजी बाजीराव का जो पुकारू नाम था वो नाना साहब था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पेशवा के समय मराठा शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचे? तो इसका सही उत्तर बालाजी बाजीराव प्रथम होगा। क्या होगा? बाजीराव प्रथम के समय जो मराठा शक्ति थी वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वह अंतिम मुगल सम्राट कौन थे जिन्हें 1857 के विद्रोहों में भाग लेने के आरोप में रंगून निर्वासित कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर बहादुर शाह द्वितीय होगा, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे और इन्हें कुछ पेंशन देकर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला जो प्रश्न है, रंजीत सिंह निम्नलिखित में से किस मिसल के मुखिया थे? यानी कि जो रंजीत सिंह थे वो किस मिसल के मुखिया थे? तो सुकरचकिया मिसल के थे। इनके पिताजी उसी मिसल से आते थे, तो इसलिए ये भी सुकरचकिया मिसल के ही मुखिया बने। अब अगला प्रश्न है, 1690 में कलकत्ता नगर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जॉब चार्नोक जो थे, इन्होंने कलकत्ता नगर की स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कंपनी को बंगाल के ऊपर वैधानिक नियंत्रण प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर 4 होगा, क्योंकि 1765 में जो संधि हुई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो कंपनी को सौंप दी गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा, और तभी से बंगाल के ऊपर कंपनी का वैधानिक नियंत्रण प्राप्त हो गया था। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल की सरकार के गवर्नर जनरल हुए? यानी कि कौन बंगाल के सरकार के सबसे पहले गवर्नर जनरल हुए? तो इसका क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। अब अगला प्रश्न है, कर्नावालिस के न्यायिक सुधारों के बाद बंगाल का सर्वोच्च फौजदारी न्यायालय कौन सा था? यानी कि बंगाल का सबसे सर्वोच्च फौजदारी न्यायालय कौन सा था? इसका सही उत्तर क्या होगा, चौथा होगा, यानी कि सदर निजामत जो अदालत था ये बंगाल का सर्वोच्च फौजदारी न्यायालय था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जमींदारी बंदोबस्त किन के साथ किया गया था? तो सिंपल सी बात है, ये जमींदारों के साथ किया गया था जो जमींदारी बंदोबस्त था। इसके बाद रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था वो किसानों के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार की समाप्ति कब हुई जिसे सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया? यानी कि कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति कब ख़त्म करके यहाँ पे सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए द्वार खोल दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1813, यानी कि पहला नंबर। अब अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने भारतीय प्रशासन का दायित्व कब ग्रहण किया? तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन 1859 दिया गया है, तो इसी को सही माना गया है, लेकिन सही उत्तर 1858 होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच भारत में पहली रेल सेवा प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर बम्बई से थाने या थाड़े के बीच। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन संपत्ति के निकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो इसका सही उत्तर दादा भाई नौरोजी होगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला प्रश्न क्या है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो W.C. बनर्जी, यानी कि ब्योमकेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और 10 मई 1857 को कंपनी के सिपाहियों ने कहाँ खुलेआम विद्रोह कर दिया था? तो मेरठ में किया था। कहाँ किया था? मेरठ में किया था। अब अगला प्रश्न क्या है, लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर राजा राम मोहन राय होगा। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर केशव चंद्र सेन होगा। अब अगला जो प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अड्यार में हुई थी। और कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? आप लोगों को अगर पता है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर सर विलियम जोन्स होगा। सर विलियम जोन्स जो हैं बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। अब अगला प्रश्न क्या है,
1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संगठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर एन.एम. जोशी होगा। क्या होगा? एन.एम. जोशी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह जो थे बिहार के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, और इन्होंने किस क्षेत्र का नेतृत्व संभाला था बिहार में? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर स्वामी विवेकानंद होगा। स्वामी विवेकानंद जो हैं ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बेमोश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति की स्थापना किसने की थी? तो विलियम बेडनवर्ग। किसने किया था? विलियम बेडनवर्ग ने ब्रिटिश समिति की स्थापना किया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उग्रवादी नहीं थे? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रवादी नहीं थे। अब अगला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर ढाका में है। ढाका किस देश की राजधानी है? हमें आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में नरम और गरम दलों के बीच विभाजन हुआ? यानी कि किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दो दलों के बीच में विभाजन हो गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरत अधिवेशन। और कब हुआ? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो इसका सही उत्तर 1911 होगा, और 1912 में यह अलग राज्य बना दिया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो के सुधारों के नाम से जाना जाता है? तो 1909 के क्या बोलते हैं अधिनियम को? मॉर्लो मिंटो के सुधारों के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न क्या है, होम रूल लीग की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसका सही उत्तर एनी बेसेंट होगा, लेकिन कहीं कहीं बाल गंगाधर तिलक का भी नाम हमें प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा में भारत को क्या आश्वासन दिया गया? तो स्वशासन के दिशा में धीरे धीरे विकास, यही आश्वासन 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के दौरान भारत को दिया गया था। अब अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो कब हुआ? तो इसका सही उत्तर 13 अप्रैल 1919 होगा, लेकिन यहाँ पे ये डेट नहीं दिया गया है, तो इसका किसी एक समकालीन को ही मान लेना हमें उचित होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में तुर्की को कौन से संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया? तो इसका सही उत्तर सेब्रे की संधि होगा, जो कि बेहद अपमानजनक संधि के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट के किस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन प्रणाली में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? यानी कि जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर 1919 का अधिनियम होगा। क्या होगा? 1919 का अधिनियम। अब अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? यानी कि जो स्वराज दल था इसके संस्थापक कौन थे? तो C.R. दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोगों ने स्वराज दल की स्थापना की थी, और किस समय की थी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब भेजा गया? यानी कि जो साइमन कमीशन था ये भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अब अगला प्रश्न क्या है, भावी भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए में गठित सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर मोतीलाल नेहरू होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1935 का अधिनियम। यानी कि 1935 के अधिनियम के तहत रुकिए यहाँ पर, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1935 का अधिनियम होगा। अब अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920-21 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920-21 में। इसके बाद अब अगला प्रश्न क्या है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो यह फरवरी 1922 में हुआ था।
गांधी जी का दंडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में गांधी जी का दंडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं 31 भी माना गया है, लेकिन ये डेट के साथ हम आप लोगों को बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया? यानी कि जो क्रिप्स मिशन था ये भारत कब भेजा गया? तो 1942 में भेजा गया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन कब किया था? तो ये भी 1942 में ही किया था। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो द्वितीय में भाग लिया था कांग्रेस ने। और कांग्रेस की तरफ से कौन गया था भाग लेने? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लाला लाजपत राय पर प्रहार करने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक सौंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर भगत सिंह होगा। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का है। अब अगला प्रश्न क्या है, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो इसका सही उत्तर मार्टिन लूथर होगा। यानी कि जो मार्टिन लूथर थे जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न क्या है, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का चित्र बनाया था। ये प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न क्या है, दुनिया अपनी धुरी पर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो कोपरनिकस था। अगला प्रश्न देखते हैं, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे दास कैपिटल के लेखक थे। अगला प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो सही उत्तर तो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका समकालीन जो है 20 जून 1790, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? 20 जून 1789। और ये ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बस्तिल के किले पर कब आक्रमण किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 14 जुलाई 1789 में बस्तिल के किले पर आक्रमण किया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। अब अगला प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंकवादी शासन के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? तो रॉबस्पियर थे। कौन थे? रॉबस्पियर थे। अगला प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी क्रांति निम्नलिखित में से किनकी क्रांति थी? तो ये मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बने? तो 1804 में इनको फ्रांस का सम्राट बनाया गया। अब अगला प्रश्न क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट और जार अलेक्जेंडर प्रथम के बीच टिलसिट की संधि कब हुई थी? तो टिलसिट की जो संधि थी एक कब हुई थी आप लोग हमें बताइए। ठीक है, कब हुई थी? तीसरा नंबर इसका सही होगा। टिलसिट की संधि कहाँ चला गया? 1807 में हुई थी। कब हुई थी? 1807 में हुई थी। अब अगला प्रश्न क्या है, किस स्थल युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पहली बार पराजित हुआ? तो इसका सही उत्तर लिपजिंग होगा या लाइपजिंग होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? यानी कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के विरुद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन होगा। क्या होगा? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। अब अगला प्रश्न है, वाटरलू के युद्ध में पराजय के बाद नेपोलियन को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को निर्वासित कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, 1815 की वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिख ने की थी। किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। मेटरनिख कहाँ का रहने वाला था? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। किस युद्ध में पराजय के बाद नेपोलियन तृतीय को अपने ताज से हाथ धोना पड़ा? तो फ्रैंको पर्शियन वार के बाद नेपोलियन तृतीय को अपने ताज से हाथ धोना पड़ा था। अब अगला प्रश्न क्या है, जर्मनी राज्यों के बीच जेलोभेरिन एक है, तो ये क्या है? सीमा शुल्क संगठन था। क्या था? सीमा शुल्क संगठन था। जेलोभेरिन उसी का नाम था। अब अगला प्रश्न क्या है, जर्मनी राज्यों का फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब किया गया था? यानी कि जर्मनी के में जितने भी राज्य थे तो एक फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था। तो कब किया था? 1848-49 में किया गया था। अब अगला प्रश्न क्या है, तुर्कों के आधिपत्य से ग्रीस को आज़ादी कब मिली थी? तो इसका सही उत्तर 1829 माना गया है, लेकिन 25 मार्च 1821 आप लोग लिख लीजिएगा इसको।
निहलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्टर एमेनुअल द्वितीय कहाँ के शासक थे? तो सार्डिनिया के शासक थे। बर्लिन कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? यानी कि जो बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किया गया था वो कब किया गया था? तो 1878 में किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, मोरक्को संकट कब उत्पन्न हुआ? तो 1905-6 में मोरक्को संकट उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीरिया पर संरक्षण किस देश ने ग्रहण कर लिया था? तो फ्रांस ने कर लिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्या है, आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी ब्रिगेड को किसने शामिल किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने शामिल किया था। अब अगला प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ में फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। अगला प्रश्न क्या है, आंग्ल जापानी संधि कब की गई थी? तो आंग्ल जापानी संधि 1902 में की गई थी। कब की गई थी? 1902 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यूरोप में महाद्वीपीय व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो कैसर विलियम प्रथम को माना जाता है। और यह कहाँ का रहने वाला है, हमें आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज हम लोग 2010 के प्रश्न पत्र को हल कर लिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर किसी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।